है ना। तो होमवर्क प्रॉब्लम ये थी। मैं सीधा सीधा यहाँ पे बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से था कि एक लाइन है विच मेक्स एन एंगल π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो एक लाइन यहाँ पे ये आपका हो गया कुछ एक्स एक्सिस, और इससे ये जो लाइन है वो आपका कितना एंगल बना रही थी? ओके, π/3 एंगल। लास्ट क्लास का होमवर्क ये था। तो ये लाइन कुछ π/3 टाइप का कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पे इस टाइप से। ये हो गया इसका π/3 एंगल। यहाँ पे कुछ ए पॉइंट था अपने पास, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 4,7। ओके, और इसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था π/3। अब दूसरी जो लाइन है ये से इंटरसेक्ट कर रही थी एट क्यू पॉइंट। तो कोई दूसरी लाइन मान लो यहाँ पे, ये आपकी कुछ दूसरी लाइन इस तरीके से हो जाएगी। तो ये कुछ आपकी दूसरी लाइन हो गई। ओके, और ये से क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, और इस लाइन की जो इक्वेशन थी, जो गिवन लाइन है, इसे L1 मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन थी x + y + 2 = 0। क्लियर? और अपने को बताना था AQ डिस्टेंस कितना आएगा। यही क्वेश्चन था ना? हाँ जी, क्या यही क्वेश्चन था अपने पास? तो अब अपने को इसमें बताना था कि AQ कितना आएगा अपने पास। ठीक है ना? तो कई बच्चों ने आंसर बता दिया इसका कि सर इसका आंसर इस 26/√3। ओके, 26/√3 + 1। तो मैंने बोल दिया यार AQ का जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो R है। मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? R आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था अपना वो R आ गया। अगर ये R है तो आप मुझे बता सकते हो इस जो लाइन है ना अपने पास, इसका कुछ पॉइंट मान लो आप AQ या AM। ओके, तो जो लाइन A से लेके Q और M से होते हुए जा रही है इस तरीके से। ओके, अब इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है? 10 π/3। तो स्लोप ऑफ लाइन AQ या AM जो भी बोलना चाहो, तो स्लोप ऑफ लाइन AQ, ठीक है ना, AQ पूरी लाइन, AQ का स्लोप AM का स्लोप सब एक ही होगा, उससे फर्क ही क्या पड़ेगा, खैर है ना। तो वो तो सब एक ही आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ये यहाँ पे इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक सेकंड, कुछ मुझे लग रहा है कुछ रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? स्मूथ चल रहा है ना सब कुछ? ठीक है। तो इसका स्लोप आ गया, तो tan ऑफ π/3 = कितना हो जाएगा? दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है? ठीक है ना। तो tan π/3 लेट आ रहा है सर, आप लिख रहे हैं स्क्रीन पे लेट आ रहा है थोड़ा। ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो सही होता है क्या? ये आ गया tan π/3 = √3। ओके, तो tan थीटा कितना आ गया अपने पास? √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने बोला यार ये तो हो गया अपने पास। ओके, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? cos थीटा यानी कि cos π/3 = हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ऐसा हो रहा है क्या? cos π/3 1/2 एंड sin π/3 = 60 डिग्री था ना ये, और ये √3/2। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अब यार इसमें क्या करेंगे हम? Q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? दैट इज H + R cos थीटा। तो H का काम कौन कर रहा है? 4, तो 4 + R cos थीटा इज नथिंग बट 1/2, एंड ये हो जाएगा 7 + R और √3/2। अब ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द लाइन L1। तो पॉइंट Q ऑल्सो सेटिस्फाई लाइन L1। तो L1 में सेटिस्फाई करा दो इसे। तो L1 में सेटिस्फाई कराए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + R/2 प्लस y की जगह आ जाएगा √3R/2 + 7 और +2 = 0। ना बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R यानी कि √3 + 1 × R/2, और ये हो जाएगा 6 और 13 -13। देन R = कितना आ जाएगा? -26/√3 + 1। और अपने को तो डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? AQ क्या डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास, यानी कि mod R =
26/√3+1। ये जो आपका r नेगेटिव आया है, नेगेटिव क्या बता रहा है कि जो भी आपका Q पॉइंट है वो बेस पॉइंट से नीचे होगा। यहाँ पे अपने को ना एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है इसके अंदर कि अपने को ये भी पता लग जाता है, ठीक है ना, अपने को ये भी पता लग जाता है कि जो पॉइंट है Q वो नीचे होगा या अबव द बेस पॉइंट होगा। ओके, बात आ गई समझ में? मेरे ख्याल से अभी सब क्लियर है। ओके, ठीक है भाई। ओके, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इसके अंदर? इस बेस पॉइंट ए है ना, हाँ बेस पॉइंट ए है, h, k वाले कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और भी अमेजिंग क्वेश्चन ले रहे हैं इस बार हम। फिगर जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट बनाओ, अगर आप रफ डायग्राम बना लेते हो ना तो अपने को आइडिया लग जाता है। अपने को एग्जैक्ट नहीं बनाना होता, रफ मतलब डायग्राम को एग्जैक्ट नहीं बनाना होता कि आप क्वाड्रेंट बनाओ फिर वो देखो। बस जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्स एक्सिस बना दो, लाइन बना दो, पाइवरी ट्रायंगल बना दो, एक कोई भी रैंडम लाइन बना दो क्यू जो कि क्यू पॉइंट पर कट करेगी, बस खत्म बात। बस यही होता है और क्या है। जैसे कि अब देखो, लेट इस क्वेश्चन में देखो, लेट अ लाइन y = 2x इंटरसेक्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, थोड़ा समझदारी से काम करना। इंटरसेक्ट द कर्व x³ - 4y³ - 3xy - 7x - 8 = 0 at points A, B and C. Then find OA into OB into OC where O is origin. यहाँ पे O क्या है? O अपने पास origin है बच्चों, ठीक है। अब एक लाइन है y = 2x जो कि इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है 3 पॉइंट पे ABC पर। आपको बताना है कि OA into OB into OC कितना आएगा, OA into OB into OC कितना आएगा, ठीक है। और O क्या है यहाँ पे? O इज द ओरिजिन। अब एग्जैक्टली इस जो भी आपको कर्व दिया है ना मैंने, x³ - 4y³ - 3xy - 7x - 8 = 0, इसका वो एग्जैक्टली कर्व नहीं ड्रॉ करना है, बस एक रैंडम कर्व अपने हिसाब से रफ कर्व ड्रॉ कर दो। और y = 2x का कर्व तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो। y = 2x लाइन क्या होती है? वो तो सीधे सीधे ओरिजिन से पास होगी। तो अब आप देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। 3 जगह कट करेगी तो OA into OB into OC कितना आएगा। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ये कुछ आपके पास y = 2x वाली लाइन हो जाएगी। ये जो लाइन है वो हो गई आपके पास y = 2x वाली लाइन। अब इस कर्व को रैंडम आप जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कर देना, बस 3 जगह पे कट करना है। तो कुछ इस तरीके से मान लो कि सर
कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कर्व बनाने की जरूरत नहीं है आपको कि एग्जैक्टली कैसा बनेगा, एग्जैक्टली कर्व की जरूरत नहीं है। अगर आपने रैंडम बना दिया ना कुछ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो काफी है। मतलब ऐसे मान लो आप, जैसे मान लो ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, जैसे आपने बोला सर ये ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे चला गया, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, कुछ कर्व होगा सर ये इस टाइप से कुछ। तो ये 3 जगह पे कट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, बस। एस फॉर सिकरवार। बेटा पहले तो सिकरवार में ना W आता है, SIKAR WAR है वो, है ना, पर एस मतलब बोल के, अच्छा ये कर्व को बोल रहे हो क्या तुम? अच्छा हाँ भाई, ये कर्व बन गया। अब ओ आपके पास है ही बच्चों, ओ आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे ये ओ है। अच्छा चलो समझो इस कर्व को आप, ठीक है ना। एक बात बताओ आप, मुझे ध्यान से समझना है, एक एक बात को अच्छे से तरीके से समझना है ना। मैंने आपसे बोला कि यार यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, m = tan θ = 2, हाँ या ना। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझते जाओ। क्या इस लाइन का स्लोप tan θ = 2 है, हाँ या ना? आराम से सोच के बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है शायद। हाँ भाई ठीक, ये आएगा। अच्छा अगर sin थीटा ये है, tan थीटा ये है, तो बच्चों sin थीटा निकाल सकते हो आप। sin थीटा कितना आएगा एंड cos थीटा कितना आएगा? जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी में sin थीटा cos थीटा लिख लो फटाफट से। अब ये मुझसे मत सर स्लोप 2 कैसे आया? बेटा स्लोप 2 x के साथ जो होता है वो स्लोप ही तो होगा, y = 2x, y = mx लाइन होती है ना ये तो m = 2, m क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या पूछ रहे हो यार आप लोग वैभव, tan कैसे आया? tan थीटा 2 है ना, स्लोप क्या होता है 2? अरे y = mx वाली लाइन होती है भाई, y = mx होता है ना, तो m इज अ स्लोप। वैभव पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले बेटा। पढ़ाई कर ले, हेयर बैंड लगाने के लिए तो और भी समय है अपने पास। आराम से पढ़ाई वढ़ाई कर ले, इंजीनियर बन जा, फिर वहां पे खूब इतने लंबे लंबे बाल करके आराम से यहाँ डाल के घूमना फिर। हाँ तो यार sin थीटा कितना आ गया अपने पास? 2/√5 और ये आ गया 1/√5। अब tan तो पॉजिटिव था इसलिए cos भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके तो sin थीटा और cos थीटा ये आ गई। अब आप एक बात बताओ, अब मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है ना वो R1 मान लिया बच्चों मैंने। बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। O से लेके A तक का डिस्टेंस बच्चों मेरा R1 आ गया, और O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने R2 मान लिया, और O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो मैंने R3 मान लिया। तो क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जिस तरीके से अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जिस तरीके से हम लोगों ने ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या इस तरीके से हम लोग ABC के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ध्यान से सुनो पहले, क्या ABC के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो? h + r cos थीटा, k + r sin थीटा, और h क्या मान लेंगे हम यहाँ पे? h के 0,0, O इज द ओरिजिन, तो O बेस पॉइंट हो गया। तो मैंने बेस पॉइंट O को मान लिया, अगर ये गिवन है मेरे पास, तो अगर ये मेरे पास बेस पॉइंट हो गया बच्चों, तो क्या आप यहाँ से A, B और C के कोऑर्डिनेट सेपरेटली निकाल सकते हो? हाँ या ना? बताओ मुझे एक बार, क्या यहाँ से ABC के पॉइंट निकल सकते हैं इजीली? हाँ भाई, h + r cos थीटा फिर से, ठीक है ना। ओके तो मैंने क्या किया, अलग अलग ना निकाल के सब पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ऐसा करो, R1, R2, R3 सेपरेट निकालोगे आप तो 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस को अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि क्यों ना हम लोग वेरिएबल पॉइंट R मान लें,
ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं। मैंने क्या किया सर, साइन थीटा और कॉस थीटा 2/√5 और 1/√5 कैसे आया? अबे यार tan थीटा 2 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये थीटा, ये 2, ये 1, ये √5, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस, सर ये क्या हो जाएगा, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन, ठीक है। नहीं, ऐसे आइडेंटिटी लीक नहीं कर सकते कि कौन पूछ रहा है। क्वेश्चन जिसके भी रहेंगे वो सीक्रेट ही रहेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ओके ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। किसी के भी क्वेश्चंस की आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी यहाँ पे। ओके बात आई समझ में, ये हो गया। अब बच्चों मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला कि यार मैं R1 निकालूं, फिर मैं R2 निकालूं, फिर मैं R3 निकालूं। मैंने बोला कि मैं R1 सॉल्व करूं, मैं R2 सॉल्व करूं, मैं R3 सॉल्व करूं। क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैंने बोला कि मैंने R मान लिया कोई भी वेरिएबल पॉइंट R डिस्टेंस पे। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल डिस्टेंस मैंने R मान लिया, क्योंकि R1 R2 R3 निकालना है अपने को। तो मैंने बोला अगर मेरे पास कोई वेरिएबल पॉइंट R है कोई भी, तो अब उसमें क्या हो जाएगा, तो अगर आप उसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आ जाएंगे वो 0 प्लस R cos थीटा एंड 0 प्लस R sin थीटा, हाँ या ना। कोई भी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन y इक्वल्स टू 2x यही आएगा। ओके ओके तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास R एंड cos थीटा इज व्हाट 1/√5 और ये क्या हो जाएगा अपने पास 2R/√5। अब ये जो भी पॉइंट है वो इस लाइन, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो दिस पॉइंट will satisfy the curve, will satisfy the curve, this point will satisfy the curve। कर्व को सेटिस्फाई करेगा भाई ये पॉइंट। अगर ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो कर्व में रख दो इस पॉइंट को। ओके तो अब कर्व में यहां पे हम वैल्यू रख रहे हैं, तो x की जगह मैंने क्या किया R3/5√5। भाई x की जगह पे R एक बार रख ही देता हूं पूरा, नहीं तो फिर से आप डाउट पूछोगे। मैंने क्या किया R/√5 का क्यूब माइनस 4 y की जगह क्या रख दिया 2R/√5 का क्यूब। सर कर्व को क्यों सेटिस्फाई करेगा, सर कर्व को इसलिए सेटिस्फाई करेगा बेटा क्योंकि जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, क्लियर, ये है तो कर्व पे ही ना। हमने R वेरिएबल डिस्टेंस वो लिया है जो कि कर्व पे लाई करे और लाइन पे लाई करे, मतलब दोनों जगह हो, जैसे A B C इनमें से कोई भी एक को R मान लिया है, किसी भी एक को। मैं अभी आपको आगे चल के बताने वाला हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया है, और ऐसा करने से मेरे पास एक ही बार में तीनों पॉइंट निकल आएंगे R1 R2 R3। थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि R1 R2 R3 मत लिखो आप तो किसी भी पॉइंट को R मान लो एक को, जैसे OA को R मान लो तो बाकी के दो अपने आप ही निकल आएंगे, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब जैसे कोई पॉइंट थे सेटिस्फाई कर रहे थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो पॉइंट अपने आप ही दे देगा वो रूट वाले, उसे सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे मान लो आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन थी कोई एक, ठीक है, और ये था एक एक्स एक्सिस, तो अगर मैं इस क्यूबिक को सॉल्व करूंगा तो मुझे 3 रूट मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जब मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दूं यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान के, जैसे ये पॉइंट था इसे सेटिस्फाई कर रहा था, तो 3 आंसर आएंगे उसके, तो एक तो ये आ जाएगा उसमें, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। जब इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करते हैं तो इसी तरह से होता है। चिराग वेरी गुड, बहुत अच्छे चिराग, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड चिराग। ओके तो यार अब क्या हुआ, ये जो R पॉइंट मैंने जो माना, कोई भी वेरिएबल पॉइंट A B C में से R मान लिया मैंने इसे, और R मानने के बाद R जो है वो इसे सेटिस्फाई करेगा कर्व को, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसे रखा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है R/√5, और बच्चों y की वैल्यू क्या है 2R/√5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 इंटू एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा आपका R/√5 और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जो भी आपके R माने थे आपने पॉइंट, उनको मैंने सीधे रख दिया। ओके अब ये क्यूबिक इक्वेशन इन R दिख रही है आप लोगों को, है ना, ये क्या दिख रही है अपने को, ये क्यूबिक इक्वेशन इन R दिख रही है। तो इसे सॉल्व कर लो एक बार, क्यूबिक इक्वेशन को क्या आती है, तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ से R³
अपॉन 5√5 माइनस का ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 8, 32, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, r³ अपॉन 5√5 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6r² अपॉन 5, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7r अपॉन √5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन इन आर, क्यूबिक इक्वेशन इन आर है कि नहीं है ये, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है आर के अंदर, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है आर के अंदर, जल्दी से बताओ, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन होगा आर में, ओके अगर ये आर में क्यूबिक इक्वेशन होगा तो क्या यहां से इसके 3 रूट आएंगे, r1 r2 r3, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन इन आर है तो क्या इसके 3 रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, r1 r2 r3, और वो r1 r2 r3 तो ये थे, r1 इज द OA डिस्टेंस, r2 इज द OB डिस्टेंस, r3 इज द r3 इज द OC डिस्टेंस, क्लियर। तो r1 r2 r3 को सेपरेट निकालने की बजाय मैंने क्या किया, यहां से इस इक्वेशन को सीधे सीधे यहाँ पे r रखा था, और r की 3 वैल्यूज यहां से निकालनी है अपने को, रूट्स इसके। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला कि साहब आप तो ये बता दो कि r1 इंटू r2 इंटू r3 क्या है, तो r1 इंटू r3 इंटू r1 इंटू r2 इंटू r3 तो इसके रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा इसमें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस टाइम्स, और ये माइनस यानी कि लास्ट में जो है 8 अपॉन, और ये कितना आ जाएगा, इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अभी, तो ये माइनस का 31 बचेगा, ठीक है, r³ अपॉन दिस, तो अपॉन माइनस का 31, और ये 5√5 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर, और ये हो जाएगा आपका कट गया, तो माइनस का 40√5 अपॉन 31, क्लियर। भाई इन दोनों को सॉल्व कर लेना पहले, अब वो मैंने किया नहीं है क्योंकि ये तो बच्चों वाला काम बचा है। 32 माइनस 1 इज 31, 32 माइनस 1 इज 31, तो 31 r³ अपॉन 5√5 बच गया माइनस का, तो माइनस टाइम्स दिस अपॉन दिस डिवाइड कर दिया, एंड द आंसर इज दिस। अब क्योंकि मॉड चाहिए अपने को, तो मॉड लेंगे तो आंसर इज डिस्टेंस इज 40√5 अपॉन 31, तो 40√5 अपॉन 31 विल बी द राइट आंसर, ओके। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि 40√5 अपॉन 31 विल बी द राइट आंसर मॉड। तो अब इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, ओके। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जेई एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते थे ना उसका है बच्चों ये, मतलब जेई के अंदर कुछ सालों पहले, जैसे अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है पूरा, कई सालों पहले जेई के अंदर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे जो कि सब्जेक्टिव पेपर बनता था, तो उनका सॉल्यूशन लिखना पड़ता था पूरा, उसमें मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन पूछते थे वो, कुछ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते थे, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है, समझ रहे हो बात को। सर वो r1 r2 r3 के बाद नहीं समझा बेटा, r1 इंटू r2 इंटू r3 इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन में, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, याद है, लॉकडाउन था, मैं आपको पढ़ा रहा था, लॉकडाउन था नहीं लॉकडाउन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक में क्यूबिक पढ़ाया था, क्यूबिक में मैंने आपको वो सारी बातें बताई थी, याद आया। बात आ गई समझ में। सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव के अपने कई फायदे होते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्टिव के अपने कई फायदे होते थे, मतलब कि पर वो काफ़ी लेंदी पेपर बन जाता था, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल पे भी बन जाता था, तो नो डाउट कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी लिमिटेशंस रहती हैं, पर फिर भी एक स्टूडेंट के पॉइंट पर तो किसी भी पेपर को डिफ़िकल्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, खैर ठीक है ना। ओके भाई, आई होप आपको
सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं समझा, एक बार बताओ ना बेटा। अभी तो वो फॉर्म नहीं बता सकता मैं तुमको कि अभी मैं बताऊं, तो अभी तो या तो तुम एक बार फिर से वो वीडियो चेक कर लो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड तो है ही, पढ़ा ही होगा। तो या तो एक बार वो फिर से देख लो, नहीं तो फिर मुझे स्पेशल पूछ लेना। पर ऐसे तो कैसे बता पाऊंगा मैं, अभी क्लास चल रही है और क्लास में से दोबारा से उस फॉर्म पे जाऊँ, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो यार ये हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है इस तरीके के। ओके, तो अब तक हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा रिलेटेड था किस किस से। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्म बनते हैं स्ट्रेट लाइन के वो सब बता दिए, उनके क्वेश्चंस करा दिए अलग अलग। ओके, अब इन सब का आपको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सब ओके करते हुए चलना है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हो गया अपने पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है अपने को। अब जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई यहाँ पे, ओके। फॉर्मूला शीट मिल जाएगी भाई, आज मिल जाएगी तुम लोगों को। मैं कल तो सेंड नहीं कर पाया कुछ, उसके बाद थोड़ा बिजी सा हो गया था, ठीक। तो और कुछ ध्यान से भी निकल गया अचानक से, ठीक है, लेकिन अभी आपको मिल जाएगी 20 मिनट में, है ना। क्लास खत्म होने के 20 मिनट के अंदर अंदर सेंड कर दूंगा, ओके। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास एक्स एक्सिस। मैंने कोई भी दो लाइन एज्यूम कर ली बच्चों, एक लाइन होगी मेरे पास, ये हो गई मेरे पास एक लाइन, एक लाइन नहीं होगी, ठीक है ना। और यार एक लाइन और मान लेते हैं हम यहाँ पे, कोई भी इस तरीके से मान लो आप, एक लाइन ये आ गई, ठीक है भाई। दो लाइन दिख रही हैं आप लोगों को। अब ये दो लाइन्स हैं अपने पास, और ये अपने पास होगी एक्स एक्सिस। इसको मैंने मान लिया लाइन वन, और ये हो गई मेरे पास लाइन 2, क्लियर। अब उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल बताना है आपको, ओके। तो फिर मैंने बोला गिवन क्या क्या है, तो हमने बोला देखो ये गिवन है कि इस लाइन का जो एंगल होगा वो आप मान लो अल्फा एक्स एक्सिस से, और इस लाइन का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो मान लो आप बीटा, ओके। तो दिस लाइन L2 लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, और इसका स्लोप फिर मैंने मान लिया लेट द स्लोप इज m2, लाइन का स्लोप क्या मान लो m2, तो यहां से m2 इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार जो गिवन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो मैंने बोला यार tan अल्फा जो है मेरे पास वो m2 है, और tan थीटा जो है बच्चों वो मेरे पास m1 है, क्लियर। इतनी बात आई समझ में। ये दो लाइन है L1 और L2, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल अपने को फाइंड करना है, क्या आएगा। तो मैंने बोला यार अपने को क्या क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है कि जो लाइन 2 है वो इंक्लाइंड है, ये गिवन है, सॉरी tan बीटा, या राइट tan बीटा, ओके। तो मैंने बोला ये जो एंगल होगा ना इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ओके। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा आ रहा है तो यहाँ पे भी थीटा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, बात आ गई समझ में। क्या आप मुझे इतना बता सकते हो यहाँ पे कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है भाई। अपने को थीटा निकालना है यहाँ पे, इतना क्लियर है ना आप लोगों को, इतना क्लियर है ना। तो ये तो 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, आई थिंक आपको पता होगा कि अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा आ जाएगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था ए थीटा, कि थीटा कितना आएगा। तो मैंने बोला कि सर थीटा जो है ना वो अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, बात आई समझ में, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो मैंने बोला यार इसमें tan ले लो दोनों तरफ, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, tan ऑफ अल्फा माइनस का बीटा आ जाएगा,
क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरे पास tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। tan का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, tan A माइनस B का, ये आ गया। तो नाउ यहां से tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, tan अल्फा इज व्हाट बच्चों, m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये इसका आंसर आ जाएगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस ये हो गया। ओके, बात आई समझ में? अच्छा, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं मैं इससे रिलेटेड। मैंने एक यहाँ पे एक बात बोली कि बच्चों एक बात बताओ कि ये जो एंगल आपने बताया कि एंगल बिटवीन लाइन थीटा है, तो ये जो एंगल है ना ये वाला, ये भी तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर? तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है बेटा, तुम एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो यार। tan थीटा tan अल्फा माइनस tan A माइनस B का फॉर्मूला तो बताया है ना, आपने पहले पढ़ा होगा ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ लिया ना। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो tan A माइनस B का फॉर्मूला तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B होता है। ठीक है। तो यार जो एक और एंगल होगा बच्चों इसके बीच में, अब होता भाई, अगर देखो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये दो लाइन है, एक मेरा ये उंगली हो गई और ये की हो गया पेन। अब ये दो लाइन है तो इनके बीच में तो दो एंगल आ सकते हैं, एक तो एक्यूट एंगल आ रहा होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा होगा। हमेशा दो एंगल डिफाइन हो जाएंगे। समझ लो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो एक एंगल अगर ये थीटा है तो ये दूसरा वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा तो मतलब पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan पाई माइनस थीटा बताओ आप, तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोला tan पाई माइनस थीटा कितना आएगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का tan थीटा। यानी कि tan थीटा जो है वो क्या हो सकता है, tan थीटा ये भी हो सकता है कि आपसे अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ये भी पॉसिबल है कि एक एंगल आपका ये आ जाए कि माइनस का tan थीटा, यानी कि माइनस का, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड है ना। हाँ भाई, तो बच्चों ये बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने आपसे क्या बोला कि यार tan थीटा जो है वो माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब यहां से जो एक और ऑब्ट्यूज एंगल आएगा आपका, जो ऑब्ट्यूज एंगल आप लिखना चाहोगे वो कितना आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा आपका माइनस टाइम्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ये आपका दूसरा आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइंड, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दो यहाँ पे। ये आपका एक्यूट एंगल आ जाएगा, दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। तो अगर आपको कभी ऐसे लिखना है तो हम इस तरीके से आंसर बता सकते हैं। क्लियर, मॉड लगा देंगे दोनों पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और थीटा निकालना है तो थीटा इज व्हाट, जैसे मान लो कि ये आपका राइट साइड सॉल्व होने के बाद कुछ राइट साइड सॉल्व होने के बाद आपका 1/√3 आ गया, आपने इसे सॉल्व किया और राइट साइड में 1/√3 आ गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/6। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6। तो निकाल सकते हो ना वो आराम से दोनों एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों निकाल सकते हो। हाँ भाई, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों निकाल सकते हो क्या अभी? सर लास्ट स्लाइड बताओ प्लीज, ठीक है ना, लास्ट तो ये है, ठीक है। हाँ tan इनवर्स होगा, लेकिन अभी आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं।
अभी आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है, इसलिए इस तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को। ओके, तो आप तो ऐसे समझो कि tan थीटा आपके पास जैसे आ गया, tan थीटा इज 1/√3 आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/3 आ गया, तो tan इनवर्स कर देना, ठीक है ना, बात आई समझ में, tan इनवर्स में ले जाएंगे। अगर कुछ ऐसा एंगल आता है जो आपको अब नहीं पता है तो उस तरीके से। ओके, बात आ गई समझ में, एंगल निकाल सकते हैं अब हम यहां से। आप फंक्शंस ये चैप्टर से पहले पढ़ाते हो क्या? आईटीएफ से पहले पढ़ाता हूँ मैं फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले। फंक्शन इस, क्योंकि फंक्शन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसके लिए, तो मतलब फंक्शन क्या ही है। ओके, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब बता देते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक नोट, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम यहाँ पे, नोट करके लिखते हैं, एक नोट करके बच्चों, एक नोट लिख लो यहाँ पे। नोट ये है भाई कि मैंने आपसे बोला कि स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। यार तुम्हें तो मैंने कई बार पहले बोला है ना कि ये सिलेबस वाली टेंशन तुम लो मत, तुम्हें अगर ये टेंशन लेनी है ना तो तुम अक्टूबर के बाद लेना, जब अक्टूबर आपका आ जाए तब लेना, अभी से तो टेंशन मत लो, अभी तो समय पड़ा है। अगर अक्टूबर तक नहीं होता है तो तुम्हें टेंशन लेना कि सर अक्टूबर हो गया, सिलेबस नहीं हुआ है। ओके, और अभी तो बहुत समय है, तब तक तो बड़े आराम से हंसते हंसते सिलेबस हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो रहो थोड़ा, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन inclined at an angle, inclined at an angle theta, at an angle theta with a given line, of slope m is, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन ऑफ स्लोप m, ठीक है। इस यहां से जो भी आपका लाइन आएगा उसका स्लोप कितना आ जाएगा, m1 या फिर m2 इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा। ओके, अब ये क्या है, किस तरीके से निकाला है, उसके लिए हम चलते हैं डायग्राम पे और इसे समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया है इसमें आखिर। ओके, तो मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम है ये, किस तरीके से करेंगे इसको वो समझ लेते हैं। उसने बोला है कि आपको एक लाइन गिवन थी, उसने बोला कि आपको एक लाइन गिवन है, तो मैंने बोला जो लाइन गिवन है अपने पास वो ये रही, ये अपने पास बच्चों गिवन लाइन है। ध्यान से समझना एक एक चीज को, है ना। ये क्या है, लाइन, गिवन लाइन, ओके, गिवन लाइन L, ठीक है ना। इसका स्लोप जो है वो कितना गिवन है, m, इसका जो स्लोप है वो क्या है, इसका स्लोप हो गया आपके पास m, ठीक है ना। ये अपने पास एक लाइन गिवन है, इसका स्लोप गिवन है m। अब उसने बोला कि आप ये बताओ कि दूसरी लाइन का स्लोप क्या आएगा जो कि इस लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगी। एक लाइन है जो कि इससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगी, उसका स्लोप क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने बोला ये लाइन थी मेरे पास कोई जो कि इससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है बच्चों, ये लाइन मैंने मान ली जो कि इससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का ये वाला, दैट इज थीटा। तो अगर ये इससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है यहां से लेके यहां तक, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा। अब एक बच्चा ये भी बोल सकता है, ये मैंने m1 मान लिया, ठीक है ना। तो एक बच्चा ये भी बोल सकता है सर जरूरी थोड़ी ना है कि ये इससे इसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो, जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो लाइन है, जैसे ये गिवन लाइन थी मेरे पास, ये जो पेन है ना मेरे पास, ये गिवन लाइन है। अब जरूरी थोड़ी ना वो इससे इस ऊपर की तरफ ही इंक्लाइंड हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे नीचे आ जाए, तो फिर क्या करोगे आप, अगर इससे नीचे आ गई तो अगर बाई चांस अगर वो बच्चा मुझसे ये पूछ लेता कि सर जरूरी थोड़ी ना ये हो, हम तो ये मानेंगे कि ये दूसरी लाइन थी, ये थी दूसरी लाइन वो, ठीक है ना। ये भी तो एक संभावना है अपने पास कि ये वाली लाइन अगर हो तो कैसे करेंगे आप,
अगर ये लाइन एंगल हो थीटा पे इंक्लाइंड हो इससे ये, तो बता दो। तो मतलब ये जो गिवन लाइन थी इससे और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ऐसी दो लाइन पॉसिबल हैं जो कि एक ही लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो कि एक ही लाइन से दो लाइन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये अगर लाइन है तो एक यहां हो सकती है और एक यहां हो सकती है। हाँ या ना, बोलो चमका। दो ही आंसर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो आंसर आएंगे। हाँ बच्चों, सर आपने फॉर्मूले की एलएचएस में क्या लिखा है? फॉर्मूले के एलएचएस में मैंने क्या लिखा है? फॉर्मूले के एलएचएस में लिखा है m1, m2। ये जो है ना ये m2 है, ठीक है ना, इस लाइन को, ठीक है ना, ये लाइन हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकती है। दो लाइनें पॉसिबल हैं, एक तो ये वाली लाइन पॉसिबल है, एक ये वाली लाइन पॉसिबल है, ठीक है ना। दो लाइन पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, एक तो ये m1 स्लोप वाली और ये m2 स्लोप वाली। सर डायग्राम कैसे बनाया वो नहीं समझा बेटा। डायग्राम में कुछ नहीं है, मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये बताओ कि ये मेरे पास एक लाइन है, ये जो पेन दिख रहा है आपको, क्या ये पेन दिख रहा है? क्या ये पेन दिखाई दे रहा है आपको? अब मैंने बोला कि ये जो पेन है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इससे थीटा एंगल पे दो लाइन, थीटा एंगल पे लाइन बनाओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां बनानी है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनानी है? यही बोलोगे ना आप। अगर मैंने आपसे सिंपल बोला होता कि ये मेरे पास एक लाइन है, गिवन लाइन, इससे थीटा एंगल पे एक लाइन बनाओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसे भी बन सकती है ये तो थीटा एंगल पे इधर, और ऐसे भी बन सकती है तो थीटा एंगल पे इधर। तो मतलब इसका स्लोप तो कुछ और आएगा फिर, और इसका स्लोप कुछ और आएगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? तो डायग्राम बस ऐसे बना दिया रैंडम। तो ये इसका स्लोप मान लिया m1 आ रहा है, इसका स्लोप मान लिया m2 आ रहा है, तो बस आ गया आंसर m1 m2। बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ओके, एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना होता है? 0 डिग्री। क्लियर? अब जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बात हो ही गई है यहाँ पे। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहली लाइन जो है वो है x + 3y + 2 = 0 एंड L2 लाइन इज 2x + y + 1 = 0। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताओ कितना आएगा? वन बाई 3 ± 2y1 ± 2y3। यार कैलकुलेट करके बता दो ना कितना आंसर आ रहा है। अब इस तरीके से तो कैसे देखा जाए? मॉड लगा लो ना, प्लस माइनस कहां से आ गया इसमें? ये है ना m2 - m1/1 + m1 m2, ये है ना। ये तो दो लाइंस के बीच का एंगल तो tan थीटा ये होता है। L1 लाइन है x + 3y + 2 = 0। इसका स्लोप m1 कितना आ रहा है? -1/3। L2 लाइन है 2x + y + 1 = 0। इसका स्लोप m2 कितना आ रहा है? -2 आ रहा है।
दोनों के बीच का एंगल निकालो tan थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 एक ही बात है खैर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन 1 और प्लस m1 m2, तो यहाँ से 1/3 माइनस का और यहाँ से माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 माइनस 1 इज 5, तो माइनस का 5/3 आ गया ये, और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इज 5/3, ये से कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपका एक्यूट एंगल, ये आ गया आपका एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूज क्या आ जाएगा पाई माइनस 45, ठीक है ना, ये हो जाएगा 135, ये आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो दोनों में से कोई भी पूछे बता देना ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो एक आपका आ रहा है एक्यूट एंगल दैट इज 45 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है आपका 135 डिग्री, बात आ गई समझ में। तो क्लियर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अगर एग्जैक्ट एंगल नहीं आया तो उसका tan इनवर्स में आंसर दे देंगे, चलो वो भी बता देता हूँ आपको, उसमें भी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 9y 5x माइनस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इन दोनों के बीच का एंगल बता दो क्या आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल तो m1 m2 निकाल लो इसमें। अब मैं डायरेक्ट ही m1 m2 लिख रहा हूँ ना, m1 कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 एंड m2 कितना आ जाएगा 5/9, तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लो, अब कितना आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 6 और 6 प्लस 5 इज 11/9 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 9 27, अच्छा ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 ऊपर जाएगा दैट इज 33/17 का मॉड। तो एक एंगल आ जाएगा इसका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 33/17 और एक एंगल आ जाएगा इसका पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 33/17। क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? सेकेंड एंगल नहीं समझा? सेकेंड एंगल में पाई माइनस थीटा करते हैं ना यार, एक थीटा होता है एक पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा कर दिया मैंने बस। सर m1 m2 यहाँ पे आपने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले। बेटा m1 क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस लगा देते हैं आगे। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, तो 2/3 और माइनस आगे लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y और माइनस आगे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। ओके यार, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग, जितने भी नोट्स बनाए हैं वो एक एक बार देख लो। पहले कॉपी में जो भी मैं लिखा रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, वो एक बार प्लीज़ आप देख लो, पढ़ लो उन सभी चीज़ों को, मैंने क्या क्या बताया है।
ठीक है, किस तरीके से मैंने आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन बताई, पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताई, किस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की जितने फॉर्म बताए वो बताए हैं, किस तरीके से मैंने आपको पॉइंट लेना सिखाया है, कभी टी ले लेते हैं, कभी थीटा के टर्म में लेते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ लो। और जो मैंने क्वेश्चंस कराए उन्हें एक बार सॉल्यूशन छुपा लो उनका इस तरीके से, और उन्हें खुद से पढ़ने की कोशिश करो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हें सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीज़ें करो, और जितना इसे अपने पास कॉपी को खोल के रखना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आए तो फटाफट से देख लिया कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। और इसमें क्या है कि रेगुलर अगर पढ़ते रहोगे ना आप इस चैप्टर को तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज ये आप में से ज़्यादातर लोगों का बैकलॉग ही बन जाएगा। और अगर ये बैकलॉग बना तो फिर आपको सर्कल में मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको पैराबोला में मज़ा नहीं आएगा, ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका गायब हो जाएगा, और करीबन करीबन 2 से 3 नंबर ये खा जाएगा, आपके 12 नंबर का नुकसान करवा देगा। समझ रहे हो अगर नहीं आया तो आपसे। और क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं, मतलब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, पता ही समझ में। तो ये हो गया। तो इसके प्रैक्टिस